देखिए, जब भी हम कभी कर्व बनाते हैं, कोई ट्रैक में एक कर्व आ गया, तो हम वहाँ पर जो सुपर एलिवेशन डिसाइड करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, पर्टिकुलर स्पीड के लिए ही डिसाइड किया जाएगा। सपोज 90 किलोमीटर पर घंटे चलने वाली जो ट्रेन है, उसको कितना सुपर एलिवेशन चाहिए कि वो इतना स्मूथली उस कर्व से पास हो जाए। हमने उस 90 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से एक सुपर एलिवेशन उस ट्रैक में बना दिया, यानी सपोज हमने 75 mm का सुपर एलिवेशन दे दिया। लेकिन अब उस ट्रैक से हमेशा तो 90 किलोमीटर पर घंटे वाली ट्रेन नहीं निकलने वाली। कभी लो स्पीड ट्रेन भी चलेगी, पैसेंजर कार भी चलेगी, कभी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन और वंदे भारत भी चलेगी। तो अब जो हाई स्पीड ट्रेन है, उनको कैंट चाहिए ज़्यादा, उनको सुपर एलिवेशन चाहिए ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा है। तो mv² ज़्यादा है, उन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो उनको काउंटर करने के लिए mg साइन थीटा ज़्यादा चाहिए। तो उनको थीटा ज़्यादा चाहिए, उनको टिल्ट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सुपर एलिवेशन को ज़्यादा चाहिए। और जो लो स्पीड ट्रेन है, उन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा, तो वो नहीं चाहेंगे कि सुपर एलिवेशन ज़्यादा दिया जाए। तो जब हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, तो उनको कैंट डिफिशियंट महसूस होगा। और जब लो स्पीड ट्रेन चलेगी उसी ट्रैक पर, तो उनको कैंट एक्सेस लगेगा। तो वहाँ पे कैंट डिफिशियंसी और कैंट एक्सेस क्या है, आप समझ गए होंगे। फिर आता है हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, लेकिन हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कैसे निकालते हैं, ये समझ लीजिए। अब देखिए, जैसे आपने कोई सुपर एलिवेशन दे दिया ट्रैक में, ठीक है। चलिए, ये ऐसा होना चाहिए। ये कुछ ऐसा है, और जो सुपर एलिवेशन है वो ये है, ठीक है। और ये है आपके दोनों रेल्स के बीच के डिफरेंस जी। इसे हम कहते हैं डायनेमिक गेज। एक तो क्लियर गेज था जो हमने बताया था कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज से कितना होता है गेज, वो एक्चुअल गेज है। और यहाँ पर जब हम सुपर एलिवेशन निकालते हैं, तो वहाँ पर हम डायनेमिक गेज कैपिटल जी इसको कंसिडर करते हैं। कैपिटल जी क्या है? डायनेमिक गेज क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स। अब देखिए, ये आपका व्हीकल है या ट्रेन है, इसमें टिल्ट करने की वजह से एक यहाँ पर आया हमारे पास एफ कॉस थीटा, और इसको काउंटर करने के लिए हमको मिला एम जी साइन थीटा। जब भी सुपर एलिवेशन दिया जाएगा, तो एम जी साइन थीटा का एक काउंटर एक्टिंग फोर्स काम करेगा। और जब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन होगा, तो क्या होगा? एम जी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा के। एफ क्या है? mv²/r कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये एम जी साइन थीटा लिख लीजिए। कॉस थीटा को हम इधर लेके आए, तो ये बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा। एम से एम कट गया, क्या बचा? v²/r जी। जो tan थीटा है वो क्या है? ये है आपका कुछ tan थीटा, ये एंगल थीटा है ना। तो tan थीटा आपका है E अपॉन कैपिटल जी। तो ये हो जाएगा आपका E अपॉन कैपिटल जी। तो ये सुपर एलिवेशन E कितना आ गया? GV²/r जी। ये सुपर एलिवेशन किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑफ कोर्स थीटा आपके mg sin थीटा के बराबर किया हमने, ठीक है। और वहां से जो हमको सुपर एलिवेशन निकल के आया, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का ये हो जाता है फॉर्मूला, जहां पर जी क्या है? डायनेमिक गेज। डायनेमिक गेज जी क्या होता है? 1.75 फॉर ब्रॉड गेज, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है इज इक्वल टू GV²/r जी, जहां जी क्या है? डायनेमिक गेज। तो मीट्रिक सिस्टम में यही इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को डायरेक्टली फॉर्मूला से लिख देते हैं, GV²/127R, ठीक है। यहाँ पर जी की वैल्यू अपना रख लिया। अब यहाँ पर जितनी वैल्यू रखेंगे, तो जी किस में रखेंगे? मीटर में रखेंगे। वेलोसिटी किस में रखेंगे? किलोमीटर पर घंटा में। आर किस में रखेंगे? मीटर में। तो ई निकल के आ जाएगा सीधा mm पे। मतलब एक तरह से हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला सीधे बना दिया। वरना आप चाहें तो यहाँ से भी ई निकाल सकते हैं सारी यूनिट रख करके। या सिंपली GV²/127R किया, यहाँ पर सारी वैल्यू जी इसमें रखा मीटर में, वी रखा kmph में किलोमीटर पर घंटा में, आर रखा मीटर्स में, तो ई हमको निकल के आ जाएगा mm में, ठीक है। इस फॉर्मूले को तो आप याद रखिए। अब कौन कौन सी लिमिटिंग वैल्यूज होती हैं कर्व में? लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जब भी कर्व आएगा किसी ट्रैक में, तो कौन कौन सी पैरामीटर है, उनको
इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, उनकी लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा नहीं ले सकते। जैसे मैक्सिमम डिग्री, हम जब भी ब्रॉड गेज बनाएंगे कभी भी 10 डिग्री से ज़्यादा कर्व नहीं देंगे, ठीक है। मीटर गेज और नैरो गेज में तो हम 16 और 40 डिग्री तक कर जा सकते हैं। जो मैक्सिमम कैंट है यानी जो सुपर एलिवेशन है वो हम 165 से ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कैंट का मतलब क्या हुआ? अच्छा देखो, जब भी हमने कैंट दिया, सुपर एलिवेशन दिया, तो मैंने बताया कि जब भी उसमें लो स्पीड कोई रेल जाएगी तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज़्यादा लग नहीं रहा, लेकिन एम जी साइन थीटा वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो एम जी साइन थीटा ज़्यादा लग जाएगा तो क्या होगा, जो व्हील्स के फ्लेंज होंगे वो इनर रेल से टकराने लगेंगे, ठीक है। हाईवे में भी ऐसा सोच सकते हैं कि अगर कहीं पर आपने सुपर एलिवेशन कर्व में बहुत ज़्यादा दे दिया, आपने सड़क को बहुत ज़्यादा टिल्टेड बना दिया, तो जो धीमे चलने वाली गाड़ियाँ होंगी वो अंदर की तरफ गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम कभी भी कैंट बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, वरना लो स्पीड ट्रेन या लो स्पीड व्हीकल के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और कैंट हम बहुत कम भी नहीं दे सकते, वरना हाई स्पीड ट्रेन पे दिक्कत हो जाएगी, वो आउटर वाले व्हील्स उसके वियर एंड टियर करने लग जाएंगे रेल्स को। या जो हमारे हाईवे में भी जो गाड़ियाँ चलती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही होंगी और हमने कैंट उतना नहीं प्रोवाइड किया होगा, तो उन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गाड़ियाँ बाहर की तरफ गिर जाएंगी। तो इसलिए हम मैक्सिमम कैंट का और मिनिमम कैंट का भी क्राइटेरिया रखते हैं। तो मैक्सिमम कैंट 165 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कैंट एफिशिएंसी 100 विद परमिशन ऑफ चीफ इंजीनियर, और 75 इन नॉर्मल के हिसाब से 100 याद रखिए कि 100 से ज़्यादा कैंट एफिशिएंसी आपको नहीं देनी। यानी कि अगर सपोज आपने कोई ट्रैक तैयार किया किसी स्पीड से और आपने दिया वहाँ पर 75 का कैंट, ठीक है। और अगर हाई स्पीड वंदे भारत को चाहिए 265 का कैंट, तो 75 और 265 का जो डिफरेंस है वो 100 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब इतना ज़्यादा कैंट एफिशिएंसी के साथ वो ट्रेन उस ट्रैक पे नहीं चलेगी। अब या तो ट्रैक का कैंट बढ़ाइए या तो वंदे भारत की स्पीड घटाइए, ताकि कैंट एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा ना किसी भी ट्रेन को महसूस हो पाए। कैंट एक्सेस 75 और मिनिमम कैंट एफिशिएंसी इन टर्नआउट एक्चुअली मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कैंट एफिशिएंसी इन टर्नआउट 75 तो कुछ लिमिटिंग वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, क्या होता है नेगेटिव सुपर एलिवेशन? अच्छा, जब भी कभी मेन लाइन है, ठीक है, व्हेन द मेन लाइन lies on a curve and has a turnout of contrary flexure leading to a branch line, the branch line curve has a negative super elevation। क्या कहना चाहता है कि हमारा स्ट्रेट ट्रैक था जहां पर हमारी ट्रेन मूव कर रही थी और यही हमारी मेन लाइन है और यहाँ से हमने एक ब्रांच लाइन निकाल दी। तो जब कर्व में अगर कहीं पर हमारी ब्रांच लाइन निकल रही है तो क्या दिक्कत आ जाती है? सपोज इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ए है और हम सिर्फ अभी मेन लाइन को देख रहे हैं, ठीक है, मेन लाइन को। तो कर्व में हम क्या करेंगे, आउटर वाला रेल को थोड़ा ऊपर कर देंगे और इनर वाले रेल को नीचे कर देंगे। तो हमारा जो ए वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो सी वाले पॉइंट से थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है। तभी तो ऐसा हो पाएगा कि हमारी आउटर रेल थोड़ी हायर एलिवेशन पे है। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट ऊपर है और सी पॉइंट नीचे है। अच्छा, अब हम ब्रांच लाइन पे देखते हैं क्या स्थिति है। ब्रांच लाइन हमारी ऐसी है, तो ब्रांच लाइन के लिए हम चाहेंगे कि हमारा सी पॉइंट ऊपर रहे ताकि ये वाली रेल हमारी ऊंची रहे और ये वाली रेल हमारी नीचे रहे। तो हम चाहेंगे कि सी वाला पॉइंट ऊपर रहे और ए वाला पॉइंट नीचे रहे। अब लेकिन हमने जब मेन लाइन बिछाई है तो वहां तो ए पॉइंट ऊपर है अपना और सी पॉइंट नीचे है, तो ब्रांच लाइन में भी हमारा ए पॉइंट ऊपर रहेगा, सी पॉइंट नीचे रहेगा। तो यानी ए पॉइंट वाली जो रेल है हमारी वो ऊपर रहेगी और सी पॉइंट वाली रेल हमारी नीचे रहेगी। ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि हम चाहेंगे कि कर्व पे क्या हो, हमारी आउटर रेल ऊपर रहे और इनर रेल नीचे रहे। लेकिन यहाँ क्या होगा कि हमारा इनर वाली रेल ऊपर है और आउटर वाली रेल नीचे है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि ब्रांच लाइन निकालते समय हमारी आउटर रेल नीचे हो जाए और इनर रेल ऊपर हो जाए, तो हम कहते हैं कि उस लाइन पे नेगेटिव सुपर एलिवेशन है। यानी कि सुपर एलिवेशन होता है जो जनरल हमको पता है कि आउटर वाली रेल ऊपर होनी चाहिए, लेकिन हमारी ब्रांच लाइन हम यहाँ से निकाल रहे हैं और ब्रांच लाइन के कारण निकालने के कारण यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि हमारा इनर रेल जो है वो ऊपर आ गया और आउटर रेल नीचे हो गया। तो उस सुपर एलिवेशन को कहते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो जब भी नेगेटिव सुपर एलिवेशन वाली कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे, या तो हम जो ब्रांच लाइन में चलने वाला ट्रेन है उसकी स्पीड को कम करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमको तो एक्चुअली सुपर एलिवेशन चाहिए था वहाँ पे और हमने उल्टा कर दिया। तो वहाँ पे चलने वाली ट्रेन की स्पीड को कम कर देंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हमको तो ए पॉइंट को ऊपर रखना ही है, क्योंकि मेन लाइन के लिए तो हमको सुपर एलिवेशन हायर रखना ही है। तो हम ब्रांच लाइन की जो व्हीकल है उनकी स्पीड को थोड़ा धीमा कर देंगे। फिर आता है सेफ स्पीड ऑन कर्व। तो फुली ट्रांजिशन कर्व में जो हमारी सेफ स्पीड हम कितना दे सकते हैं उसके 3 कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या होती है मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड ऑफ द सेक्शन? ठीक है, कोई सेक्शन मैंने बताया था कि कहीं से गाजियाबाद से दिल्ली तक का सपोज कोई सेक्शन है, तो कितना मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है उसको हम कहेंगे मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड, जो हमारे रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर बताते हैं।
ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी एंड दिस इज डिटरमाइंड आफ्टर एन एनालिसिस ऑफ कंडीशन ऑफ ट्रैक, टाइप ऑफ लोकोमोटिव एंड रोलिंग स्टॉक यूज्ड एंड अदर सच फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर देखते हैं कि भाई ट्रैक कैसा है, मजबूत है कि नहीं है, वहाँ पे किस टाइप के स्लीपर्स लगा के रखे हैं, लोकोमोटिव किस कैपेसिटी के चलने वाला है, कंडीशन कैसी ट्रैक की, ओल्ड ट्रैक है कि न्यू ट्रैक है। ये सब देखने के बाद हमारे सेफ्टी कमिश्नर ये बताते हैं कि ऐसा है कि यहाँ पर मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड इतनी ही दे सकते हैं, आप इससे ज़्यादा स्पीड की ट्रेन नहीं चला सकते। और दूसरा होता है बुक्ड स्पीड। बुक्ड स्पीड क्या है? इट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द ट्रेन नीड्स टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू मेंटेन द पब्लिश्ड टाइम टेबल शेड्यूल इफ रनिंग ऑन टाइम। यानी जब ट्रेन अपने टाइम से चले, उसके लिए कितनी स्पीड से वो दो सेक्शन के बीच में चले कि वो अपने टाइम टेबल के शेड्यूल को फॉलो कर पाए, उसको हम कहते हैं बुक्ड स्पीड। अब समझते हैं क्या होता है ट्रांजिशन कर्व। देखिए, एज सून एज द ट्रेन कमेंसेस motion on a circular curve from a straight line track, it is subjected to a sudden centrifugal force। अब आप कहीं से स्ट्रेट लाइन पे जा रहे थे, हमारी स्ट्रेट ट्रैक है, ठीक है, ट्रेन चल रही थी और अचानक से इसको कर्व मिल गया ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक किंक हुआ, यानी स्ट्रेट ट्रैक से एकदम से आप कर्व पे आए, तो क्या होगा, आप पर जर्क लगेगा। अभी तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, स्ट्रेट लाइन पे चल रहे थे, एकदम से सर्कुलर में जाएंगे तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r तुरंत एक्ट करने लग जाएगा। तो सीधे जाते समय से एकदम से जर्क लगा और आप साइड में मुड़ जाएंगे, ऐसा जर्क ना हो, ठीक है, ऐसा सडन फोर्स हम पर एक्ट ना करे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्मूथली ट्रांजिशन चाहते हैं स्ट्रेट ट्रैक से कर्व ट्रैक में, ठीक है। उस स्मूथली ट्रांजिशन को अचीव करने के लिए हम देते हैं ट्रांजिशन कर्व, यानी स्ट्रेट ट्रैक को जहां से खत्म होकर के कर्व ट्रैक में जाना है तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट ट्रैक में पीछे से यहाँ से कहीं से थोड़ा थोड़ा कर्व देना शुरू कर देते हैं। और ये जो हमारा कर्व है, सर्कुलर कर्व है, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते ट्रांजिशन कर्व थोड़ा सा आगे निकाल देंगे और फिर हम सर्कुलर कर्व यहाँ से शुरू कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि आप स्ट्रेट ट्रैक से ट्रांजिशन कर्व पे आए, तो ट्रांजिशन कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट लगभग एकदम स्ट्रेट जैसा रहेगा और धीरे धीरे ये ट्रांजिशन कर्व अपना कर्व बढ़ाएगा और ये कर्व बढ़ा के कहाँ तक पहुंचेगा, सर्कुलर कर्व के बराबर इसकी डिग्री पहुंच जाए, ठीक है। जब सर्कुलर कर्व के बराबर कर्व की डिग्री पहुंचेगी तब वहां से हम सर्कुलर कर्व देना स्टार्ट कर देंगे, तो हमको जर्क नहीं लगेगा, हम पर सडन फोर्स नहीं लगेगा जो mv²/r सडनली लगना शुरू हो जा रहा था। तो in order to smoothen the shift from a straight line to the curve, transition curve are provided on either side of circular curve। सेम चीज यहाँ पर है, जब यहाँ से आप पूरा सर्कुलर कर्व पार कर जाएंगे तो क्या होगा, फिर से हम ट्रांजिशन कर्व देंगे, क्यों, अब हम गाड़ी को अपने स्ट्रेट लाइन पे देने जा रहे हैं और फिर जैसे ही ट्रांजिशन कर्व खत्म हो जाएगा तो हमारा स्ट्रेट ट्रैक आ जाएगा सीधे, तब आप पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तब आप पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ट्रांजिशन कर्व क्या करता है, स्ट्रेट ट्रैक को सर्कुलर ट्रैक में जोड़ने के लिए बीच में एक ट्रांजिशन फेज लाने के लिए ट्रांजिशन कर्व देते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन कर्व कई तरह के होते हैं, क्लोथॉइड होता है, क्यूबिक पैराबोला होता है, स्क्वायर पैराबोला होता है, तो ये सारे जो हमारे कर्व होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन कर्व। और जो रेलवेज में यूज करते हैं वो होता है हमारा क्यूबिक पैराबोला, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्यूबिक पैराबोला ऑब्जेक्टिव में आता है। बिकॉज इन दिस कर्व बोथ द कर्वेचर एंड द कैंट इंक्रीजेस एट लीनियर रेट। अच्छा, अब देखिए, जब स्ट्रेट ट्रैक है तो स्ट्रेट ट्रैक में कोई कैंट दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, कैंट नहीं दे रहे, क्यों, क्योंकि कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग नहीं रहा। और सर्कुलर कर्व में हम एक कैंट देंगे कुछ 75 mm का, ठीक है, या 80 mm का, यानी 75 mm या 80 mm हम आउटर रेल को उठा देंगे इनर रेल से। आपने देखा था वीडियो में कैंट हम कैसे दे रहे थे। अब ये जो कैंट है एकदम से सर्कुलर कर्व में देना होगा 75 mm का, तो हमको तो कोई ना कोई ट्रांजिशन तो चाहिए ताकि जीरो कैंट से 75 mm तक कैंट तक पहुंचे। तो हमने क्या किया, ट्रांजिशन कर्व तो देना ही पड़ गया। तो ये जो ट्रांजिशन कर्व है वो हम क्यूबिक पैराबोला देंगे, क्यों, क्योंकि इस समय जिस रेट से हम कैंट इंक्रीज करते हैं उसी रेट से कर्वेचर भी इंक्रीज होता है। कर्वेचर क्या है, देखो, जिस समय हमारा स्ट्रेट ट्रैक था, ये हमारा स्ट्रेट ट्रैक है, ये हमारा कर्वेचर, ये सर्कुलर कर्व है जिसका कांस्टेंट रेडियस r है, और इनके बीच में ये हमने दिया अपना ट्रांजिशन कर्व। जिस समय स्ट्रेट ट्रैक के पास रहेगा अपना ट्रांजिशन कर्व, उस समय ट्रांजिशन कर्व की डिग्री लगभग 0 होगी, ठीक है। और जैसे जैसे ये ट्रांजिशन कर्व आपके सर्कुलर कर्व के पास पहुंचेगा, इस समय ट्रांजिशन कर्व की डिग्री कुछ 3 डिग्री होगी, सपोज अगर ये 3 डिग्री का सर्कुलर कर्व आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो अब देखें 0 डिग्री से 3 डिग्री आपका कर्व बढ़ रहा है ट्रांजिशन कर्व में। तो ये जो कर्व की डिग्री बढ़ने का जो रेट है कैंट के प्रोवाइड करने के रेट के बराबर होता है, इसलिए हम ट्रांजिशन कर्व को क्यूबिक पैराबोला ही बनाते हैं इन रेलवेज। क्यों, सबसे ज्यादा कंफर्ट तब हमको मिलता है जो हमारा कैंट भी से समय रेट से बढ़े जिस रेट से हमारी कर्व की डिग्री बढ़ रही है, इसलिए हम क्यूबिक पैराबोला प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जब हम ये क्यूबिक पैराबोला का हमने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया तो देखो एक दिक्कत आ गई, क्या, ये था हमारा कुछ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, ये लंबा सा स्ट्रेट ट्रैक चला जा रहा था और हमको यहाँ पर कहीं कर्व देना था, सर्कुलर कर्व, ताकि ट्रेन अपनी डायरेक्शन मोड़ सके। लेकिन हमको
ये सर्कुलर कर्व में अटैच करने के लिए हमने एक ट्रांजिशन कर्व दिया। अब ट्रांजिशन कर्व क्या कर रहा है कि स्ट्रेट ट्रैक में थोड़ा पीछे से शुरू हो रहा है ये, और ये अपने डिग्री बढ़ा रहा है कर्व की, ताकि सर्कुलर कर्व तक आते आते इसकी डिग्री सर्कुलर कर्व के बराबर हो जाए, और जैसे ही डिग्री सर्कुलर कर्व के बराबर हो जाएगी, यहाँ से हम अपना सर्कुलर कर्व स्टार्ट कर देंगे। तो अब ये देख रहे हैं कि सर्कुलर कर्व जो है वो थोड़ा सा अंदर की ओर शिफ्ट हो गया, ये हो गया शिफ्ट इनवर्ड डायरेक्शन पे। तो जब भी हम कभी ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं तो हमारे साथ एक समस्या जाती है कि जो एक्चुअल हम कर्व देने जा रहे थे उस कर्व से थोड़ा सा इनवर्ड डायरेक्शन में हमारा सर्कुलर कर्व शिफ्ट हो जाता है। तो यही चीज है शिफ्ट। फॉर द मेन सर्कुलर कर्व टू फिट इन द ट्रांजिशन कर्व which is laid in the shape of cubic parabola, it is required to be moved inward by a measure known as shift. इसकी वैल्यू होती है L स्क्वायर अपॉन 24R। ठीक है, L क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो एक्चुअल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारे सर्कुलर कर्व का जो कांस्टेंट है। तो इतना शिफ्ट हमको देना पड़ेगा अंदर की ओर, ताकि हम ट्रांजिशन कर्व को फिट कर सकें लीनियर ट्रैक से सर्कुलर ट्रैक के बीच में। ठीक है, ये जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए रेलवेज ने कुछ 3 फॉर्मूले प्रोवाइड किए। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन रेलवेज इज द मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 वैल्यूज। ठीक है, ये है यानी कितना लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना है, ये इसके फॉर्मूले को डायरेक्टली पता है। 0.08 CAVM, 0.08 0.008 CDVM और 0.72 CA। ये तीनों इंपेरिकल फॉर्मूले हैं। इन तीनों में जो वैल्यू रखनी है वो उसी यूनिट में रखेंगे तो हमको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मीटर निकलेगा। वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कर्व इन मीटर्स, सी क्या है, एक्चुअल कैंट जो हमने प्रोवाइड किया है ट्रैक में, और सुपर एलिवेशन इन मिलीमीटर 75 mm 165 mm, सीधा mm में वैल्यू रख देनी है। और सी डी क्या है, कैंट एफिशिएंसी इन मिलीमीटर। ठीक है, और वी एम क्या है, kmph यानी किलोमीटर पर घंटा में कितनी स्पीड से ट्रेन चलने वाली है। उसके लिए हमको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। इन तीनों में से जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी हम उतना लंबा ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा थ्योरी पार्ट इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ इसमें से न्यूमेरिकल्स करेंगे।